सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 56 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध गदर आंदोलन 1914-15 ईस्वी। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में गदर आंदोलन का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसी गदर आंदोलन के बारे में विस्तार से जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है और हम इस व्याख्यान के माध्यम से गदर आंदोलन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। गदर आंदोलन देखा जाए तो वास्तव में उत्तरी अमेरिका में बसे एक भारतीय प्रवासियों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया था, उसी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने की प्रतिक्रिया में भारत में जो सशस्त्र क्रांति का जो विचार रखा गया वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में हम गदर आंदोलन के एक एक पहलू पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस गदर आंदोलन को समझने के लिए जिस बिंदु पर हमारी बात होगी वो ये है कि उत्तरी अमेरिका के प्रवासी और उनकी चुनौतियां क्या थी। वास्तव में देखा जाए तो गदर आंदोलन उत्तरी अमेरिका में बसे प्रवासियों की समस्या से संबंधित ही एक प्रतिक्रियात्मक आंदोलन था जो भारत में एक सशस्त्र क्रांति के विचार के रूप में हमारे सामने है, वो नजर आता है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में भारतीय राजनीतिक जागरण 1910 ईस्वी तक, अर्थात 1910 ईस्वी तक उत्तरी अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी जो लोग हैं उनके बीच में किस प्रकार से स्वदेश प्रेम की भावना, राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम है विभिन्न व्यक्तियों के और विभिन्न संगठनों और समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया। इसको हम व्यापक जो पड़ताल है अपने इस बिंदु के माध्यम से करने जा रहे हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा और अमेरिका के कठोर अप्रवासी कानून जिसके कारण से भारतीय प्रवासियों का वहां पर जाकर बसना एक तरह से असंभव सा कार्य हो गया था, एक दुष्कर सा वो कार्य है वो लगता था। तो इन्हीं कठोर प्रवासी कानूनों के बारे में हम बात करेंगे अपने तीसरे बिंदु के अंतर्गत। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि उत्तरी अमेरिका में 1911 से और 13 ईस्वी तक की राजनीतिक गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की थी, किन व्यक्तियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति है वो किस प्रकार की थी। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि गदर आंदोलन का आगाज वास्तव में देखा जाए तो तात्कालिक रूप से कैसे हुआ, इसके संगठन और रणनीति पर भी हमारी बात होगी। छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि गदर आंदोलन को जो उत्तेजना प्रदान की, गदर आंदोलन के जो एक गूंज है वो पहले से ही सुनाई दे रही थी, उसमें कामागाटामारू प्रकरण हुआ, उसने गदर आंदोलन के घटनाक्रम को तात्कालिक रूप से स्थापित कर दिया। तो कामागाटामारू प्रकरण पर भी हमारी विस्तार से बात होगी कि आखिरकार ये क्या था, इसके साथ में क्या समस्या थी और किस प्रकार से भारत में और उत्तरी अमेरिका में बसे प्रवासियों में इसको लेकर के एक बेचैनी सी पैदा हुई। सातवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि भारत में गदर आंदोलन 1914-15 ईस्वी में किस प्रकार से रहा, इसको कोई सफलता मिली या नहीं मिली, या अपने पीछे कौन सी विरासत और धरोहर है वो छोड़ करके गया। इसकी बात हम अपने सातवें बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। आठवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि ब्रिटिश सरकार ने इस गदर आंदोलन की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उससे ब्रिटिश सत्ता के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हो गई थी, एक हिंसात्मक और अराजकता का वातावरण स्थापित हो गया था, उस पर ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से पार पाई, यानी किस प्रकार से दमन चक्र चला करके भारत के गदर आंदोलन के रूप में क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको समाप्त किया। आठवें बिंदु के अंतर्गत हम इसी की बात करने जा रहे हैं। नवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि गदर आंदोलन जो अपने उद्देश्य और लक्ष्यों में असफल हुआ तो इस आंदोलन के पीछे कौन कौन सी खामियां थी या आंदोलन की असफलता के कारणों में हम किन चीज़ों को रख सकते हैं। 10वें बिंदु के अंतर्गत हम बात होंगे कि गदर आंदोलन की विशेषताएं क्या थी या इसे हम किस रूप में याद रख सकते हैं। 11वें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि गदर आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में किस प्रकार से आगे के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया या अपनी कोई एक विरासत या धरोहर वो अपने पीछे छोड़कर गई, तो वो विरासत और धरोहर आखिरकार क्या थी। इसी प्रकार से सबसे अंत में हमारे अन्य सभी व्याख्यानों की तरह सबसे अंत में हम बात करेंगे कि इस
जो गदर आंदोलन से संबंधित हमारा जो टॉपिक है आज का, उससे संबंधित एग्जाम में प्रश्नों की प्रकृति है वो किस प्रकार की हो सकती है, कि वो अगर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो तो वो किस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, इसकी हम अंत में, सबसे अंत में बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको पुनः स्मरण करा दूं कि आज के हमारे इस टॉपिक का शीर्षक है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध गदर आंदोलन 1914 से 15 ईस्वी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि गदर आंदोलन उत्तरी अमेरिका में बसे प्रवासियों की समस्या से संबंधित था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका के में जो भारतीय जो प्रवासी जाकर के बसे हुए थे वो आखिरकार कौन थे और उनके सामने क्या समस्याएं थी या किन परिस्थितियों में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो हमारी बात है इस व्याख्यान की वो यहीं से प्रारंभ होती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रवासी और उनकी समस्याएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत के आर्थिक संसाधनों का शोषण किया था और ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से कुछ भारतीय श्रमिकों को उन्होंने उत्तरी अमेरिका के देशों में ले जाकर, दक्षिण पूर्वी एशिया में और अफ्रीका में ले जाकर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको एक बेहतर भविष्य का और एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर है वो दिखाई गई कि आप वहाँ जाकर के काम करेंगे तो आपको अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा और आपका जीवन है वो बेहतर होगा, आप अपने जीवन जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं और संसाधन जुटा सकते हैं। तो इसी बेहतर और सुनहरे भविष्य की आशा में बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो दुनिया के अलग अलग महादेशों में चले जाते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण से भारत में उस तरह की परिस्थितियां विद्यमान नहीं थी कि वो अपना सही तरीके से जीवन यापन कर सकते। तो इन्हीं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दुष्परिणामों के कारण से कुछ भारतीय श्रमिकों का विदेशों की ओर पलायन होता है, दुनिया के अलग अलग महादेशों की ओर पलायन होता है और उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो अलग अलग महादेशों में जाने का वो यही था कि उनको लगता था कि हम वहाँ जाकर के एक बेहतर और एक सुनहरा भविष्य है वो अपने लिए गढ़ सकते हैं, एक अच्छी प्रकार से जीवन यापन कर सकते हैं, वहाँ हमारे काम करने की परिस्थितियाँ आसान होगी, हमें आसानी से काम मिल जाएगा। इस प्रकार से एक बेहतर और सुनहरे भविष्य की आशा में बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो अलग अलग दुनिया के महादेशों में चले जाते हैं। लेकिन हमारे इस टॉपिक का जो संबंध है वो उत्तरी अमेरिका में जो भारतीय लोग प्रवासी के रूप में गए थे उनसे संबंधित है। तो उत्तरी अमेरिका में दो प्रमुख देश अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो एक आता है कनाडा और एक आता है अमेरिका। दो प्रमुख देश है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो भारतीय है, होंडुरास है, त्रिनाद टोबैगो और जैसे फिजी जैसे जो द्वीपीय देश है उनमें भी जाकर के रहने लग गए थे। मजदूरों के रूप में वो कारखानों में काम करते, बागानों में काम करते, खेती का काम करने के लिए अपने श्रम का योगदान किया करते थे। तो उत्तरी अमेरिका में जो ज़्यादातर प्रवासी भारतीय गए उनमें ज़्यादातर पंजाब के किसान और पंजाब में भी आज के संदर्भ में मैं कहूँ तो जालंधर और जैसे कि होशियारपुर के किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले जो पंजाब के जो सिख सैनिक है जो सेवानिवृत्त हो गए थे और सेवानिवृत्त होने के बाद में उनके पास में जब कोई काम नहीं था तो अपने काम की तलाश में वो भी उत्तरी अमेरिका महादेश में चले जाते हैं। तो बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए ज़्यादातर पंजाब के किसान और सेवानिवृत्त सैनिक है वो उत्तरी अमेरिका में प्रवासियों के रूप में जाकर के बस जाते हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वहाँ पर काम करने की बेहतर परिस्थितियाँ हैं, अच्छा उनको मेहनताना मिलेगा, अपने लिए एक बेहतर भविष्य है उसका निर्माण वो वहाँ जाकर कर सकते हैं। लेकिन शायद जो जाने से पहले ये प्रवासी जो भारतीय है जो उत्तरी अमेरिका में जाकर के बसे, जब वो भारत से पलायन कर रहे थे, जब एक बेहतर भविष्य उनके सामने उत्तरी अमेरिका में इस प्रकार का सपना दिखाया गया था कि वो वहाँ जाकर के अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, तो शायद वो ये भूल गए थे या उनके दिमाग से ये बात शायद उनके जहन में नहीं आई होगी कि एक गुलाम देश के नागरिक अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए तो वो उनको कभी वो स्वाभिमान, वो आत्मसम्मान या सम्मान और इज्जत है वो कहीं भी नसीब नहीं होती जब उनका स्वयं का देश है किसी विदेशी सत्ता के अधीन रहकर के काम कर रहा हो, वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार हो। तो ऐसे गुलाम देश के नागरिकों को दूसरे देश में जाकर के कौन सी इज्जत और कौन सा सम्मान है वो मिल सकता था। और ऐसा ही उत्तरी अमेरिका में बसे प्रवासी भारतीयों के साथ हुआ। भारतीयों के साथ वहाँ पल पल पर भेदभाव किया जाता था,
क्योंकि उत्तरी अमेरिका के जो दो प्रमुख देश है कनाडा और वहाँ पर अमेरिका, उसमें ज़्यादातर यूरोप के जो गोरे लोग हैं और अंग्रेजी लोगों की बहुलता थी और वो भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। उनको ये एहसास कराया जाता था कि आप गुलाम देश के नागरिक हो और आप यहाँ पर भी हमारे गुलाम बनकर के रहोगे, अपनी शर्तों पर हम आपको काम में नहीं रखेंगे, हमारी शर्तें आपको माननी पड़ेगी, गुलाम जैसा जीवन है वो आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्वयं का देश है वो विदेशी सत्ता का गुलाम है, इसलिए आप अपने लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर आकर के स्वतंत्रता की मांग है वो नहीं कर सकते। तो भारतीयों के साथ है वो भेदभाव किया जाता था। और इसके अलावा स्वयं ब्रिटिश सरकार, चाहे वो ब्रिटिश सरकार भारत की ब्रिटिश सरकार हो या लंदन की ब्रिटिश सरकार हो, वो भी ये नहीं चाहते थे कि प्रवासी भारतीय वहां जाकर के बसे, क्योंकि उनको ये लगता था क्योंकि भारत पर जो ब्रिटेन ने जो सत्ता कायम की थी वो नस्लीय श्रेष्ठता के दावे के आधार पर की थी और भारतीयों को ये एहसास करा दिया गया था कि अंग्रेज है वो नस्लीय श्रेष्ठता में आपसे ऊपर है और आप पर शासन करने का इनको एक दैवीय वरदान है वो मिला हुआ है। तो इन ब्रिटिश हुकूमत के लोगों को, चाहे वो भारत के ब्रिटिश प्रशासक हो या लंदन में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार के जो प्रशासक है, उनको ये लगता था कि अगर उत्तरी अमेरिका के गोरे लोगों के साथ अगर ये भारतीय लोग घुल मिल गए तो वो जो नस्लीय श्रेष्ठता के बीच की जो दीवार हमारे द्वारा खींची गई है, जो काल्पनिक जो दीवार हमारे द्वारा बनाई गई है, वो इन लोगों के यानी प्रवासी भारतीय लोग जब गोरे लोगों के साथ सामाजिक मेल मिलाप करेंगे तो वो दीवार है वो ढह जाएगी। और यही वो दीवार थी, यही वो विभाजन रेखा थी जिसके आधार पर भारत को एक लंबे समय से गुलाम बनाकर रखा गया है। भारत पर एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी है वो थोप दी गई है। तो स्वयं ब्रिटिश सरकार भी नहीं चाहती थी कि भारतीयों के साथ वहाँ पर समानता के साथ बर्ताव किया जाए या भारतीय मजदूरों को उनके श्रम के अनुपात में मजदूरी दी जाए। तो स्वयं ब्रिटेन की सरकार और भारत में ब्रिटिश सरकार दोनों जगह के प्रशासकों ने कनाडा सरकार और अमेरिका सरकार पर यह दबाव डाला कि वो भारतीय लोगों के यहाँ पर बसने और यहाँ पर आने को लेकर के कठोर दिशा निर्देश है वो अपनाएं और इस तरह की अपने प्रवासी कानून बनाए ताकि भारतीय लोग यहाँ पर आने से हतोत्साहित हो सके या भारतीय लोगों का यहाँ पर प्रवेश है वो लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इसी का परिणाम यह था कि 1908 ईस्वी में कनाडा में कठोर अप्रवासी कानून है वो बने और ये कठोर अप्रवासी जो कानून है वो इस प्रकार के थे कि कनाडा की सरकार ने ये कह दिया कि कनाडा की जल सीमा में या कनाडा की राष्ट्रीय सीमा में उन अप्रवासी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो कि सीधे भारत से कनाडा नहीं आए हैं, अर्थात सीधे कनाडा से, सीधे भारत से और कनाडा तक अगर आप यात्रा करते हैं तो ही आप कनाडा की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये कानून है वो इतना बड़ा कठोर था क्योंकि उस समय ऐसी कोई नेवल नेविगेशन सिस्टम नहीं था, यह नौ परिवहन की इतनी परफेक्ट व्यवस्था नहीं थी कि आप सिर्फ एक ही जहाज पर और एक ही रूट के माध्यम से भारत से कनाडा तक की आप दूरी है वो तय कर लेते, क्योंकि भारत से कोई भी व्यक्ति जो कनाडा जाना चाहता था वो अलग अलग जगह पर अपने जहाज़ों को बदलता था, अलग अलग रूटों के माध्यम से अपनी यात्रा करते हुए, टुकड़ों में यात्रा करते हुए वो कनाडा पहुंचता था। लेकिन 1908 ईस्वी का जो ये कनाडा का जो कानून था वो ये कहता था कि सीधे भारत से कनाडा आएंगे जो प्रवासी उन्हीं को कनाडा की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये एक तरह से एक ऐसा कानून था जिसने कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को एक प्रकार से लगभग प्रतिबंधित कर दिया था। और कनाडा की सरकार ने जो ये कदम उठाया था वो लंदन की ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण और भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो प्रशासक थे, उनके दबाव के कारण से कहीं ना कहीं कनाडा की सरकार ने ये कठोर अप्रवासी कानून जो बिल्कुल मानवीय संवेदनशीलता से कोसों दूर था, इस तरह का कानून है वो बनाया गया। और ये कानून इसलिए बना क्योंकि भारत के लोगों के विरोध को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि भारत स्वयं एक राजनीतिक गुलामी के जीवन में जी रहा था। राजनीतिक गुलामी है वो उस पर थोप दी गई थी। भारत के पास एक गुलाम देश था, स्वयं के पास खुद की राजनीतिक सत्ता नहीं थी और ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत के हर प्रकार के तंत्र पर है वो अपने कब्जा किया हुआ था। तो ऐसे गुलाम देश के नागरिकों की या ऐसे गुलाम देश के लोगों की आवाज़ है वो वैश्विक पटल पर सुनी जाएगी और ऐसे वैश्विक पटल पर जहां सिर्फ ब्रिटेन की साम्राज्यवादी तूती है वो चारों तरफ बसती हो या ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का प्रसार सभी पर महसूस किया जाता हो।
तो भारतीयों को उत्तरी अमेरिका में जो भारतीय प्रवासी जाकर पहले से बस गए थे, उनको ये एहसास करा दिया गया कि आप गुलाम देश के नागरिक हैं और आपके साथ है गुलामों की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। आपके साथ आप उचित मेहनताना की मांग है वो नहीं कर सकते। और 1908 के बाद में तो कठोर अप्रवासी कानून बना करके भारतीय अप्रवासियों के कनाडा में प्रवेश करने पर ही एक प्रकार से प्रतिबंध है वो लगा दिया गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में भारतीय राजनीतिक जागरण है वो किस प्रकार से हुआ। उत्तरी अमेरिका में जैसा कि मैंने बात की कि ज्यादातर पंजाब के किसान और सेवानिवृत्त पंजाबी जो सैनिक है वो जाकर के बसे हुए थे। लेकिन उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था भारत में, और बाद में उनको निर्वासित करके उत्तरी अमेरिका में भेज दिया गया था। तो उत्तरी अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय लोग बसे हुए थे वो जब जिन परिस्थितियों में भारत से निकले उनको ये एहसास था कि, और उनको एहसास था भी नहीं तो भी एहसास करा दिया गया था कनाडा की सरकार के द्वारा, अमेरिका की सरकार के द्वारा कि आप गुलाम देश के नागरिक हैं, आपका स्वयं का कोई आत्मसम्मान नहीं है, स्वयं का कोई इज्जत नहीं है, कोई आपका मान नहीं है, तो आप इस प्रकार के समानता के अधिकार की मांग है वो यहाँ पर आकर के नहीं कर सकते। तो इन्हीं भारतीयों में एक प्रकार से राजनीतिक जागरण करने का और इन्हीं भारतीय प्रवासियों के बीच में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के कार्य शुरू से ही किए जाते रहे। तो अगर हम उत्तरी अमेरिका में भारतीय राजनीतिक जागरण की बात करें तो शुरुआत में रामनाथ पुरी और तारकनाथ दास और जीडी कुमार की जो ये तिकड़ी है उसने राजनीतिक जागरण का जो कार्य है वो किया। और रामनाथ पुरी ने तो सर्कुलर ए आज़ादी नामक एक परिपत्र निकाला, और इस सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र के माध्यम से जो 1905 में बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में भारत में जो स्वदेशी आंदोलन उत्पन्न हुआ था उस स्वदेशी आंदोलन के प्रति है अपना समर्थन है वो व्यक्त किया। और एक प्रकार से स्वदेशी आंदोलन के संबंध में बहुत सारे लेख है वो लिखे गए और प्रवासी भारतीयों के बीच में इस मत का प्रचार प्रसार किया गया कि भारत में जो बंगाल का विभाजन किया है वो अंग्रेजी शासन की एक तरह से कुत्सित सोच का पर्याय है, और स्वदेशी आंदोलन है वो भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता का प्रदर्शन का एक तरह से पहचान है। और स्वदेशी आंदोलन को रामनाथ पुरी ने अपने सर्कुलर ए आज़ादी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका में बसे हुए प्रवासियों के बीच में भी एक प्रमुख मुद्दा बना दिया, भारत के बारे में सोचने के लिए उन लोगों को मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। तो रामनाथ पुरी के बाद तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार निकाला और उन्होंने भी कहा कि जैसा कि भेदभाव है वो उत्तरी अमेरिका में प्रवासियों के साथ किया जा रहा था, उनको ये लगा कि अगर हम भारत के लोग पर से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए तो यहाँ पर वो भी यहाँ के जो प्रवासियों के साथ एक अच्छा व्यवहार है वो किया जा सकेगा। तो तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार में भारत की सेना से जो ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण स्तंभ सी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करके ब्रिटेन की दास्ता से मुक्त होने की अपील है वो की। और बाद में जीडी कुमार ने तो स्वदेश सेवक गृह नामक संगठन स्थापित किया इसी राजनीतिक जागरण के लिए, और सामाजिक सुधार और भारतीय सेना से विद्रोह का आह्वान भी उनके द्वारा किया गया। तो शुरुआत में उत्तरी अमेरिका में बसे प्रवासी भारतीयों में रामनाथ पुरी, तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने अपने समाचार पत्र और अपनी पत्रिकाओं और अपने संगठनों के माध्यम से एक राजनीतिक जागरण का काम किया। भारतीय राष्ट्रवादी के साथ प्रवासी भारतीयों की भावना को भी जोड़ दिया, अर्थात प्रवासी भारतीय जो उत्तरी अमेरिका में बसे हुए दुनिया के किसी हिस्से में बसे वो भारतीय राष्ट्र के अभिन्न अंग है, भारतीयता उनकी पहचान है। उनको भारत की जो राजनीतिक जो गुलामी थी, जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन जो भारत हो गया था, वो एक तरह से उनके लिए एक चुभन थी, ये उनके लिए एक पीड़ा थी, जिसका एहसास यहाँ के प्रवासी भारतीयों में भी करवाया इन रामनाथ पुरी ने, तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने। शुरुआत में जो तारकनाथ दास है, रामनाथ पुरी और जीडी कुमार है, उनकी गतिविधियों का केंद्र कनाडा के वैंकूवर में था। कनाडा के वैंकूवर का मतलब पश्चिमी तट के वैंकूवर में था। 1910 में तारकनाथ दास और जीडी कुमार वैंकूवर छोड़ करके बाद में अमेरिका आ जाते हैं और यहां पर आकर के सिएटल को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, अपना कर्म स्थली बनाया और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। यहाँ पर खालसा दीवान सोसाइटी से संपर्क किया और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए भारतीय सेना को ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ बगावत से
बगावत करने के लिए तैयार करने का आह्वान है वो किया। और भारतीय प्रवासियों से भी ये कहा कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो आप लोगों को भारत लौट करके भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करना चाहिए, भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में आपको भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप गुलाम देश के नागरिक रहेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में आपके साथ किसी भी प्रकार का मान सम्मान है का प्रदर्शन है वो नहीं किया जाएगा, उस प्रकार की इज्जत है वो आपको प्रदान नहीं की जाएगी। तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार वैंकूवर छोड़ करके जब सिएटल आ जाते हैं तो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना उनके द्वारा की जाती है। खालसा दीवान सोसाइटी से उनका संपर्क हो जाता है, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस और खालसा दीवान सोसाइटी के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के बीच में राजनीतिक जागरण का कार्य है वो किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कठोर अप्रवासी कानून। जैसा कि मैंने कहा कि प्रवासियों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था, दूसरा राजनीतिक रूप से आप गुलाम हैं, आपका देश गुलाम है, इस बात का उनको पग पग पर एहसास है वो करवाया जाता था। 1908 में मैंने जैसा कि कहा कि कनाडा की सरकार ने कठोर अप्रवासी कानून है वो बना दिया। तो इस कठोर अप्रवासी कानून को लेकर के कनाडा की सरकार ने कठोर अप्रवासी कानून है वो बना दिया। और 1913 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया हाउस जो सिएटल में तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा बनाया गया था और दीवान खालसा सोसाइटी का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल बना, और उसने लंदन की ब्रिटिश सरकार और भारत में ब्रिटिश प्रशासकों से मिल करके अपनी बात रखने का प्रयास किया। उस प्रतिनिधि मंडल को यह बात रखनी थी कि भाई जो कठोर अप्रवासी कानून जो बनाए गए हैं, उत्तरी अमेरिका के देशों में प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो आप लोग चूंकि आप लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, एक प्रकार से हम ब्रिटिश साम्राज्य की ही प्रजा है और हमारा जो शोषण हो रहा है वो आप लोगों के इशारे पर हो रहा है। अगर आपका हस्तक्षेप होगा तो हम प्रवासी भारतीयों की जिंदगी है वो आसान हो जाएगी। और हमने हमारे ऊपर आज आप राजनीतिक रूप से नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं, तो आपको हस्तक्षेप करके कनाडा और अमेरिका की सरकार से यह कहना चाहिए कि इस तरह के कठोर अप्रवासी कानून हैं उनको हटा लिया जाए और आसानी से प्रवासी भारतीयों को यहाँ पर आकर के काम करने की अनुमति दी जाए, उनके साथ गुलामों की तरह बर्ताव है वो नहीं किया जाए। लेकिन लंदन की ब्रिटिश सरकार में वो भारत सचिव से मिलना चाहता था ये प्रतिनिधि मंडल। कौन सा प्रतिनिधि मंडल? यूनाइटेड इंडिया हाउस और दीवान खालसा सोसाइटी का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल, लेकिन उसे वहां पर सफलता नहीं मिलती है। हाँ, इसका नतीजा यह जरूर होता है कि जब यह प्रतिनिधि मंडल यानी यूनाइटेड इंडिया हाउस और दीवान खालसा सोसाइटी का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जब भारत में आता है तो पंजाब के विभिन्न शहरों में इनके समर्थन में सभाएं होती हैं, प्रदर्शन होते हैं और ये यहाँ पर भारत में ब्रिटिश प्रशासकों से मिलने में सफल हो जाता है। हालांकि कठोर अप्रवासी कानून है, उनके मिलने के कारण भी, मिलने के बावजूद भी है, किसी भी प्रकार से उन कठोर अप्रवासी कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो भगवान सिंह ग्रंथी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन कठोर अप्रवासी कानूनों को समाप्त करवाने के लिए विद्रोह करने की अपील की कि भारत के लोग जब आप अपनी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह करेंगे तभी जाकर के कनाडा की सरकार पर यह दबाव डालने की स्थिति में होंगे, तभी जाकर के इनको भारतीयों की पीड़ा का एहसास होगा। तो भगवान सिंह ग्रंथी ने सबसे पहले विद्रोह के लिए अपील है वो की। अब हम ये बात कर लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में 1911 और 1913 ईस्वी की गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की चली। शुरुआत में उत्तरी अमेरिका में राजनीतिक जागरण का कार्य और राजनीतिक जागरण का जो केंद्र बिंदु था वो वैंकूवर था। वैंकूवर से बाद में वो सिएटल में शिफ्ट हो जाता है। तो 1910 के बाद में अगर हम देखें तो 1910 से पहले जो कनाडा है, कनाडा का वैंकूवर है, वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जहां की हमने देखा कि तारकनाथ दास है, रामनाथ पुरी है और जीडी कुमार ने राजनीतिक जागरण का काम किया, प्रवासी भारतीयों के बीच में एक राष्ट्रीय चेतना की अलग जगह। लेकिन 1910 ईस्वी के बाद में अमेरिका है वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है वो बन जाता है, क्योंकि अमेरिका का माहौल है वो ज़्यादा खुला हुआ था और अमेरिका की सरकार इतनी ज़्यादा ब्रिटिश हस्तक्षेप को पसंद नहीं करती थी। कनाडा की सरकार तो सीधे सीधे ब्रिटिश नीतियों से ही संचालित हो रही थी और वो ब्रिटेन के हितों के खिलाफ, ब्रिटेन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही वो काम करती थी। तो 1910 ईस्वी के बाद में अमेरिका राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, यहाँ का माहौल ज़्यादा खुला हुआ था। तो लाला हरदयाल ने यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों को संगठित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाला हरदयाल वही व्यक्ति थे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो 1905 में जो लंदन में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी, इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की थी, उन्होंने
उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो इसके एक सक्रिय सदस्य थे और लाला हरदयाल को अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण वो अमेरिका में राजनीतिक निर्वासन का जीवन बिता रहे थे। 1911 ईस्वी में लाला हरदयाल है वो कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं और लोगों के बीच उन्होंने अपने विचार रखे। राष्ट्रवादी विचार थे, अराजकतावादी विचार थे और उन्होंने कहा कि हमें भारत को राजनीतिक गुलामी है उसे मुक्त करवाना है, भारत जाकर के हमें लोगों को इस विद्रोह के लिए तैयार करना है और भारतीय सेना से यह आह्वान करना है कि आप इस ब्रिटिश हुकूमत का साथ मत दीजिए, क्योंकि ब्रिटेन की जो भारतीय सेना में ज़्यादातर भारत के किसान है, मजदूर हैं या भारत के ही ज़्यादा लोग हैं उसमें शामिल है और उनको बस इस बात का एहसास करवाना है कि आप लोग हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हो। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद आपके ही लोगों के एक आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाए हुए हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में भारत की कोई इज्जत नहीं है, भारत को कोई महत्व और सम्मान है वो प्रदान नहीं किया जाता। तो लाला हरदयाल ने इस प्रकार के विचार रखे प्रवासी भारतीयों के बीच में और लाला हरदयाल ने प्रवासी भारतीयों को, क्योंकि उस समय उत्तरी अमेरिका के प्रवासी भारतीय हैं वो भी एक प्रकार से किसी एक ऐसे सशक्त राजनेता की तलाश में थे जो उनको नेतृत्व प्रदान कर सके, जो उनको संगठित दिशा दे सके, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। लाला हरदयाल ने ये नेतृत्व है वो प्रदान करना स्वीकार कर लिया और लाला हरदयाल ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को मूर्त रूप देने के लिए मई 1913 में पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन का गठन किया और पोर्टलैंड में जो हिंद एसोसिएशन का गठन हुआ उसकी प्रथम बैठक कांसीराम जो भाई कांसीराम के घर में हुई और उसमें भाई परमानंद, सोहन सिंह भागना, हरनाम सिंह, कांसीराम प्रमुख सहयोगी के रूप में उपस्थित थे और यहीं पर उन्होंने अपना प्रमुख भाषण है वो दिया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को, आप प्रवासी भारतीयों को आपकी अपनी दिक्कतें हैं, आपके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, आपके साथ असमानता किया जा रहा है, यहाँ पर कठोर प्रवासी कानून है वो बना दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को अमेरिकियों के साथ नहीं लड़ना है, क्योंकि अमेरिका में जो भी आपको सुविधाएं मिली है इन सुविधाओं का उपयोग है वो आप ये समझिए कि आपके साथ अमेरिका में या कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो आप लोगों को वो उन कारणों के समाधान की दिशा में आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ जो ये बर्ताव हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक गुलाम देश के नागरिक हो और जब तक आपका ये गुलामी का दंश आपके सिर पर रहेगा, आपका हमेशा हर जगह आपको प्रताड़ित, अपमानित और जलील होना पड़ेगा। तो हमें अमेरिकियों के साथ नहीं लड़ना, हमारी मुख्य समस्या है भारत में ब्रिटिश हुकूमत की मौजूदगी। तो हमारी दुर्दशा के लिए अंग्रेजी हुकूमत जिम्मेदार है और उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक है इस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इसी ब्रिटिश जो भारतीय जो फौज के जो लोग हैं जो ब्रिटेन के साम्राज्यवाद को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं, अगर ये इनका साथ छोड़ दे तो एक दिन में अंग्रेजी हुकूमत को भारत से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए लाला हरदयाल ने जो प्रवासी भारतीय थे उनसे कहा और प्रवासियों की अप्रवासन कानून का मुद्दा है वो लाला हरदयाल के आने से वो पीछे छूट गया और उन्होंने इसकी वास्तविक समस्या की पहचान की कि वास्तविक समस्या ये है कि जब तक हम ब्रिटिश हुकूमत से हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक इस प्रकार के असमानता, उत्पीड़न हमें झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने लोगों से कहा कि आपको अमेरिकी लोगों से लड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी दुर्दशा के लिए अंग्रेज हुकूमत जिम्मेदार है और भारतीय सैनिक अगर विद्रोह के लिए तैयार हो जाएं तो उन विद्रोह के माध्यम से, एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में अंग्रेज हुकूमत को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। तो लाला हरदयाल ने लोगों से कहा, जो भी प्रवासी भारतीय उत्तरी अमेरिका के अलग अलग भागों में बसे हुए थे उनसे कहा कि आप सब लोग भारत जाइए और जनता का समर्थन प्राप्त कीजिए और जनता का समर्थन प्राप्त करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह कर दीजिए और इसी सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, सेना के सहयोग के माध्यम से वहां की जनता को अपने साथ जोड़िए। जब आप ये इस प्रकार से बहुआयामी स्तर पर जब आप काम करेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत को आसानी से उखाड़ फेंका जा सकता है। ऐसे लाला हरदयाल के क्रांतिकारी विचार थे और लाला हरदयाल व लंदन में उनका विभिन्न क्रांतिकारियों से संपर्क था। उसमें लाला हरदयाल का जिन क्रांतिकारियों से संपर्क था उनमें जैसे कि रास बिहारी बोस से भी उनका संपर्क था, जो कि एक शक्ति के बल पर सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते थे। और जब उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल का नेतृत्व इन प्रवासियों को मिला तो लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी भावना से इन प्रवासियों के दिलों में एक जान फूंक दी, एक ऊर्जा का संचार किया और उन लोगों को भी लगा कि हमें लौट करके भारत जाना चाहिए, वहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहिए,
भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करना चाहिए, तभी हमें जाकर के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमारे साथ न्याय हो सकेगा, समानता के साथ हमारा बर्ताव किया जाएगा। तो लाला हरदयाल की अपील है, उसने भावुकता का काम किया और लाला हरदयाल की अपील को सब लोगों ने मान भी लिया और बाद में इस अपील के आधार पर काम करने के लिए फौरन एक समिति का गठन किया गया और युगांतर आश्रम नाम से सैन फ्रांसिस्को में एक नया कार्यालय खोला गया और ये युगांतर आश्रम है लाला हरदयाल की जो गतिविधियां हैं उनको अमली जामा पहनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वो बन गया। और 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में जो गदर कार्यालय है उसका मुख्यालय है वो युगांतर आश्रम के नाम से जाना गया और साथ ही लाला हरदयाल की अपील पर एक अखबार निकालने का निश्चय किया और उस अखबार का नाम रखा गदर। और इस गदर अखबार का जो पहला अंक है 1 नवंबर 1913 को पहला अंक है वो उर्दू में प्रकाशित हुआ और 9 नवंबर 1913 को गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ और सभी प्रवासी लोगों के बीच में इस गदर अंक की प्रतिलिपियां हैं वो वितरित की गई और बाद में विभिन्न माध्यमों से दक्षिण पूर्वी एशिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों के बीच में इस गदर की प्रतियां भेजी गई। और गदर अखबार को पढ़ने के बाद में जो भी लोग थे उनमें एक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता था, देश के लिए मर मिटने की भावना है वो पैदा होती थी। क्योंकि गदर अखबार की जो प्रथम लाइन है, गदर अखबार का जो टैग लाइन थी वो यही थी कि ब्रिटिश राज्य का दुश्मन, और उसके प्रथम पृष्ठ पर ब्रिटिश शासन का कच्चा चिट्ठा नाम से एक लेख प्रकाशित होते थे और उन 14 कच्चे चिट्ठे की जो बातें हैं वो 14 सूत्रों के रूप में सूत्रबद्ध होती थी। तो अंग्रेजी राज्य का दुश्मन उस अखबार का टाइटल था, अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से प्रथम पृष्ठ पर जो बातें हैं वो लगातार छपती रहती थी। और इसी गदर अखबार के अनुसार अगर हम बात करें तो गदर अखबार ने बड़े क्रांतिपूर्ण लेख लिखे, उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे, लोगों को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करने का काम किया। इस गदर अखबार से हमें जानकारी मिलती है इसके प्रथम अंक से, उसमें भारत की आबादी, उस समय के भारत की आबादी 31 करोड़ की बताई गई है, जिसमें 24 करोड़ तो वो थे जो ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे और 7 करोड़ देसी रियासतों की रह रही भारतीय जनता। लेकिन भारत में जो ब्रिटिश आबादी थी वो केवल 1,18,562 के करीब थी और जिसमें अधिकारी और प्रशासक हैं वो मिलाकर के 50,000 के करीब थे। तो उन्होंने कहा कि 31 करोड़ की भारतीय आबादी है, आसानी से ब्रिटिश सत्ता को भारत में से उखाड़ फेंका जा सकता है, बशर्ते भारतीय सेना है वो भारत के लोगों का साथ दे दे, क्रांतिकारी भावना से वो ओतप्रोत हो जाए। तो गदर आंदोलन मुख्यालय स्थापित हो गया। लाला हरदयाल ने गदर अखबार के माध्यम से लोगों के सामने विचार रखा। तो गदर आंदोलन का एक प्रकार से आगाज हो चुका था उसके मुख्यालय खुलने के साथ ही। तो गदर आंदोलन के लिए एक रणनीति बनाई गई और घटनाक्रमों ने इस गदर आंदोलन की जो प्रतिक्रिया है उसको तीव्रता प्रदान की। इसी समय 3 ऐसे घटनाक्रम हुए जिनसे हम गदर आंदोलन का आगाज मान सकते हैं कि लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। एक्चुअल में वास्तव में देखा जाए तो लाला हरदयाल जिस प्रकार के विचार रख रहे थे, लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहे थे, ब्रिटिश शासन से खुली बगावत करने के लिए कह रहे थे, तो लाला हरदयाल की इस प्रकार की गतिविधियों को तत्कालिक जो अमेरिकी सरकार है उसने पसंद नहीं किया और 25 मार्च 1914 को अराजकतावादी गतिविधियों के आरोप में लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बाद में जब लाला हरदयाल को जमानत से वो छूट के बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और जमानत से छूट कर वो बाहर आए, फिर बाद में वो अमेरिका से निकल करके बाहर चले जाते हैं और गदर आंदोलन से उनका जो सहयोग है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो लेकिन लाला हरदयाल 25 मार्च उन्होंने उस गदर आंदोलन नाम के जो मुख्यालय युगांतर आश्रम खुलवाया, गदर अखबार निकाला, अपने विचार रखे, एक रणनीति बनाई कि किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत को सत्ता के या सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंका जा सकता है। तो गदर आंदोलन की एक रूपरेखा, एक ड्राफ्ट या उस भवन की जो मैपिंग करने का कार्य है वो लाला हरदयाल ने किया। हालांकि 25 मार्च 1914 को ही जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं, एक प्रकार से गदर आंदोलन को उनका सहयोग और उनका नेतृत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कामागाटा मारू प्रकरण क्या था जिसने गदर आंदोलन को सबसे ज्यादा उत्तेजना और तीव्रता प्रदान की और जिसी से ये माना जाता है वास्तविक रूप से कि भारत में गदर आंदोलन की शुरुआत हो गई या गदर आंदोलन ने एक निर्णायक मोड़ है वो ले लिया। तो कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी में हुआ और सबसे पहले हमारे लिए समझना आवश्यक है कि ये कामागाटा मारू आखिरकार था क्या। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था
और कामागाटा मारू की जब भी हम बात करें तो कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था और एक जहाज के सिंगापुर से वैंकूवर तक की यात्रा जिसमें 376 यात्री सवार थे। और इस जहाज को जब कनाडा की जल सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया और वापस उस जहाज को लौटा दिया गया और बाद में ये जहाज है कलकत्ता के बजबज के पास जाकर के उतरा। ब्रिटिश सेना के साथ में उसकी मुठभेड़ हुई, 18-20 लोग इसमें मारे गए, 202 लोगों को कड़ी सजा हुई। तो ये पूरा का पूरा जो कामागाटा मारू जहाज है जो कि सिंगापुर से चल करके वैंकूवर पहुंचता है, वैंकूवर में उसको समुद्री जल सीमा से दूर ही रोक दिया, कनाडा सरकार उसको प्रवेश नहीं करने देती और बाद में वो जहाज है वापस सितंबर 1914 ईस्वी में कलकत्ता के बजबज में आकर के उतरता है। परेशान लोगों का ब्रिटिश सेना पर हमला करना, ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में 18-20 लोगों का मारा जाना, ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है वो कामागाटा मारू कांड के नाम से जाना जाता है। तो हम इसकी एक एक करके बातों को समझ लेते हैं कि कामागाटा मारू प्रकरण आखिरकार था क्या। एक जहाज के सिंगापुर से वैंकूवर ने यात्रा की 376 यात्रियों के साथ और इससे उत्पन्न तनाव का नाम ही कामागाटा मारू प्रकरण है। और इस जिस जहाज में 376 यात्री गए सिंगापुर से वैंकूवर तक की यात्रा में और बाद में वैंकूवर से वो कनाडा या कैलकाटा के बजबज में आकर के पहुंच जाता है, तो उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। और कामागाटा मारू जहाज में जो प्रवासी यात्रियों को कनाडा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया और बाद में जब वो भारत लौट आए तो इससे संबंधित जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है जहाज के नाम पर कामागाटा मारू के नाम से जाना जाता है। हुआ यह था कि सिंगापुर में जो ठेकेदारी का एक काम कर रहे थे गुरदीत सिंह, तो गुरदीत सिंह ने एक जहाज किराए का जहाज लिया और उस किराए के जहाज का जो नाम था वो था कामागाटा मारू। लेकिन गुरदीत सिंह जो सिंगापुर में ठेकेदारी का काम कर रहे थे, ऐसा अचानक क्या हो गया था कि उनको एक किराए का जहाज लेना पड़ा। 376 व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनको लेकर के वो वैंकूवर पहुंचने लगते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था या किस चीज से गुरदीत सिंह को ऐसी प्रेरणा मिली कि भाई एक किराए का जहाज लेकर के हम आसानी से कनाडा की सीमा में जब प्रवेश कर सकते हैं, जबकि कनाडा ने 1908 ईस्वी में ही ऐसा कानून बना दिया था कि केवल वो ही प्रवासियों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जो सीधा भारत से कनाडा तक आया हो, लेकिन जो बीच में टुकड़ों में यात्रा करके आए उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो फिर ऐसा गुरदीत सिंह ने क्यों किया? गुरदीत सिंह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कनाडा ने कड़ाई प्रवासी कानून 1908 में बनाया था, लेकिन नवंबर 1913 में जो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की इजाजत दे दी थी कि जो सीधे रूट से, अर्थात सीधे रूट से मतलब कनाडा से भारत से सीधे कनाडा तक नहीं पहुंचे थे, बल्कि टुकड़ों में यात्रा करके वो कनाडा तक पहुंचे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई तो कनाडा में बसे भारतीय प्रवासी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो मजदूरी के सिलसिले में उत्तरी अमेरिका भी जाना चाहते थे, उन लोगों में एक प्रकार का जोश है वो उत्पन्न हुआ और इसी से उत्साहित हुए गुरदीत सिंह। गुरदीत सिंह वो ठेकेदारी का काम कर रहे थे और मजदूरों को इधर उधर ले जाकर के काम करवाना उनका पेशा था, उनकी आमदनी का जरिया था। तो गुरदीत सिंह को लगा कि जब कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 ऐसे भारतीयों को जो कि सीधे भारत से कनाडा तक की यात्रा नहीं की थी उसके बावजूद भी उनको कनाडा में प्रवेश मिल गया है, तो मैं भी कुछ प्रवासी मजदूरों को आसानी से कनाडा ले जा सकता हूं। और इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्साहित होकर के गुरदीत सिंह ने एक किराए का जहाज लिया, उसका नाम था कामागाटा मारू। और 376 व्यक्ति जो दक्षिण पूर्वी एशिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे उनको लेकर के ये कामागाटा मारू जो जहाज है वो सिंगापुर से याकोहामा होते हुए वो कनाडा के वैंकूवर में पहुंच जाता है। लेकिन वैंकूवर के जल सीमा से काफी दूर ही उस जहाज को रोक दिया जाता है और कनाडा की प्रेस ने भी इसे, जब एक कामागाटा मारू जहाज लेकर के चला तो कनाडा की प्रेस ने इसे कहा कि ये तो एक तरह कनाडा के संप्रभुता का अतिक्रमण है और इस तरह से कैसे प्रवासियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन उसी समय जो पंजाब की प्रेस जो भारत में थी उसने ये चेतावनी दी थी कि अगर इन प्रवासी भारतीयों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो इससे एक विद्रोह है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ छेड़ दिया जाएगा। तो जहाज, लेकिन ब्रिटेन की जो कनाडा की जो सरकार है उसने वैंकूवर के जल क्षेत्र से काफी दूर ही उस कामागाटा मारू जहाज को खड़ा कर दिया
उसको कनाडा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। बहुत सारा प्रेशर किया गया। भारत के जो प्रवासी भारतीयों में इसको लेकर के हलचल पैदा हुई, दुनिया भर से काफी दबाव बना, लेकिन कनाडा सरकार है वो अपने निर्णय पर अड़ी रही और उसने 1913 के जिस फैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने 35 व्यक्तियों को कनाडा की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत दी थी, उस कानून की जो 1908 के कानून की जो कुछ खामियां थी उनको पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया था। और अब वो किसी भी प्रकार से प्रवासी भारतीय जो कि बीच में यात्रा टुकड़ों में यात्रा करके कनाडा आए थे उनको प्रवेश की अनुमति नहीं देना चाहते थे। तो लेकिन जो जहाज पर खड़े हुए जो 376 यात्री फंसे हुए थे, जो वैंकूवर के जल क्षेत्र से दूर फंसे हुए थे, इन लोगों की मदद के लिए कनाडा की सरकार से बातचीत करने के लिए, कनाडा के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए एक शोर कमेटी बनी। उस शोर कमेटी का नेतृत्व किया हुसैन रहीम, सोनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व। लेकिन शोर कमेटी है कि वार्ता को अपनी वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली और कनाडा की सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही और उन्होंने जहाज को वहां से वापस लौटा दिया। इसी समय जो अमेरिका में जो रह रहे जो गदर आंदोलन के प्रमुख, गदर आंदोलन की गतिविधियों से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति जैसे भगवान सिंह है, बरकतुल्ला खां है, रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में प्रभावी आंदोलन छेड़ा जाता है। कनाडा सरकार पर इन बातों का कोई असर नहीं है और जहाज को वापस भेज दिया गया। और जब यह जहाज याकोहोमा से होकर के गुजर रहा था तो उसी समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और इसी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को गदर पार्टी ने अपने लिए एक मौके के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सरकार तो ने अपनी सारी सेना, सारे संसाधनों को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में लगा दिया है और गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे अपने लिए एक मौके के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि यही वो समय है जब भारत के लोगों को, भारत की सेना को, भारत के क्रांतिकारियों को मिलजुल करके जन समर्थन के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए और गदर पार्टी ने अपनी तरफ से ऐलानी जंग की घोषणा कर दी। इसी समय करतार सिंह सराभा है, रघुवर दयाल गुप्त विद्रोह को अंजाम देने के लिए वो भारत पहुंच चुके थे और सभी प्रवासियों से यह कहा गया था कि वो जैसे भी हो, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, तुरंत भारत पहुंचे और जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से इस ब्रिटिश सत्ता को काट फेंके, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता इस समय सबसे कमजोर है, क्योंकि उसने अपनी सारी आर्मी, सारे संसाधन को और उसका पूरा का पूरा ध्यान है वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध में है, जर्मनी के खिलाफ वो युद्ध में उलझी हुई है। यही वो मौका है जब हम आसानी से ब्रिटिश सत्ता पर चोट करके भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर सकते हैं। 8000 प्रवासी भारतीय इस प्रकार के आह्वान करने पर भारत लौटते हैं, लेकिन प्रवासी भारतीय जिस उम्मीद को लेकर के आए थे कि पंजाब में उनको व्यापक समर्थन मिलेगा, ब्रिटेन के जो भारत की जो ब्रिटिश सेना है उनका साथ देगी या जन समर्थन उनके पक्ष में झुकेगा, ऐसा जो भारत की परिस्थितियां उस समय बदली हुई थी और ऐसा इन क्रांतिकारियों को ऐसा कोई सहयोग भारत में नहीं मिला, ना सेना विद्रोह करने के लिए तैयार थी। और 1914 ईस्वी का पंजाब है वो भी काफी बदला हुआ था, क्रांतिकारियों का किसी ने कोई साथ नहीं दिया। खालसा दीवान ने तो इन जो सिख क्रांतिकारी जो कि उत्तरी अमेरिका से लौटे थे उन सिख क्रांतिकारियों को पतित और अधर्मी सिख तक कहकर संबोधित किया और इनके दमन में, इनकी गतिविधियों के बारे में ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश प्रशासन को जानकारी दी ताकि आसानी से इन क्रांतिकारियों को पकड़ दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, कठोर सजाएं दी, कुछ को फांसी पर लटका दिया गया ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। नवंबर 1914 तक सारे प्रयास है वो पूरी तरह से विफल है वो हो गए थे गदर क्रांतिकारियों के। अब उनके सामने पूरा का पूरा नेतृत्व और संगठन नहीं था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसके नेतृत्व में जाकर के ब्रिटिश शासन के खिलाफ है वो सशस्त्र विद्रोह किया जाए। तो उसी समय रास बिहारी बोस है से संपर्क किया गया और रास बिहारी बोस ने उनको नेतृत्व प्रदान करने का निर्णय लिया। रास बिहारी बोस ने इस ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने से पहले अपना एक सांगठनिक रूपरेखा बनाई। जनवरी 1915 में पंजाब पहुंचे, एक कमेटी बनाई और एक कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि किस तारीख पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह है वो प्रारंभ किया जाए। और कमेटी की रिपोर्ट से वो काफी उत्साहित हुए रास बिहारी जैसे कि बोस, और कमेटी की जो रिपोर्ट के अनुसार 21 फरवरी 1915 को विद्रोह की तारीख तय की गई, लेकिन बाद में कुछ कारणों से इस तारीख को बदल करके 19 फरवरी 1915 कर दिया। लेकिन सीआईडी को सब कुछ पता चल गया और इस सीआईडी ने इस घटना के घटित होने से पहले अर्थात 19 फरवरी 1915 को सशस्त्र विद्रोह होने से पहले बहुत सारे गदर आंदोलन के क्रांतिकारी है उनको गिरफ्तार है वो कर लिया।
और गदर आंदोलन के बहुत सारे जब क्रांतिकारियों को जो गिरफ्तार किया गया और उसमें काफ़ी को लंबी लंबी सजाएं भी हुई, और इसके अलावा मांडले जेल के षड्यंत्र के मुकदमे के नाम से बहुत से लोगों को जेल की सजा देकर मांडले की जेल में भेज दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया। दमन चक्र की हम बात करें कि जब सितंबर 1914 में जब कामागाटा मारू का जब जहाज पहुंचा तो वो लोग बड़े परेशान हो गए थे, जो 376 यात्री थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से से भरे हुए थे। और जैसे ही जहाज कलकत्ता के पास बजबज के निकट पहुंचा, उन्होंने सामने ब्रिटिश आर्मी को खड़ा हुआ देखा, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ने पहले से कमर कस ली थी ब्रिटिश प्रशासकों ने कि इन यात्रियों में जो क्षोभ और गुस्सा है, इनका किसी भी प्रकार से इनको विद्रोह करने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन वो लोग तो पहले से परेशान थे, दुखी थे और ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए थे। जैसे ही वो जहाज बजबज के पास उतरा, सामने सैनिकों को देखा तो यात्रियों का सब्र का बांध है वो टूट गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस आमने सामने की लड़ाई में 18-20 है वो यात्री मारे गए, 202 गिरफ्तार किए गए और बाकी बच निकलकर भागने में सफल हुए। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीयों को भारत लौटने की जो अपील की गई थी गदर दल के द्वारा, गदर क्रांतिकारियों के द्वारा जो अपील की गई थी, उस गदर क्रांतिकारियों की अपील पर बहुत सारे प्रवासी भारतीय लौटे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन है वो चाक चौबंद था, चौकन्ना था। उन्होंने जो प्रवासी भारतीय जो भारत लौट रहे थे उन सब व्यक्तियों के गहन तलाशी की और जिन लोगों से कोई खतरा नहीं था उनको आसानी से गांव जाने दिया गया, जिनसे थोड़ा खतरा था उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। और जो लोग खतरनाक हो सकते थे ब्रिटिश प्रशासन के लिए या भारत में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति छेड़ सकते थे, उन लोगों पर एक तरह से उन लोगों को उन्होंने नजरबंद कर दिया, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने दमन चक्र चला करके इस आंदोलन को, जो कि गदर आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के रूप में गठित होने वाला था, उसको समय से पहले ब्रिटिश प्रशासकों की सूझबूझ और सतर्कता के चलते है वो उसका दमन है वो कर दिया गया। पंजाब और मांडले में चले षड्यंत्र के मुकदमे में 42 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, लगभग 200 को लंबी सजा हुई। पूरा पंजाब का जो क्रांतिकारी परिदृश्य है वो शांत हो चुका था। पंजाब में जो क्रांतिकारी जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, वो पूरा का पूरा पंजाब है, क्योंकि पंजाब की जनता उनका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी। पंजाब का प्रमुख दल जो खालसा दल है वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिल गया था और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी दर्शाते हुए इन क्रांतिकारियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई सहयोग और समर्थन का प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन गदर आंदोलन के इन क्रांतिकारियों ने जो भी प्रयास किया वो बड़ा उल्लेखनीय है, वो उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने उस तनाव के क्षण में उस प्रवासी भारतीयों की समस्या को आधार बना करके उसका सही आकलन किया कि भारत की दुर्दशा का अगर विदेशों में कोई कारण है तो ब्रिटिश दासता है, और ब्रिटिश दासता से जब तक हम मुक्त नहीं हो सकते तब तक हमें कहीं भी कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। तो गदर आंदोलनकारियों ने एक प्रयास किया था, एक एफर्ट्स था, भले ही उसमें असफल हो गए हो, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने लोगों को एक क्रांति करने के लिए प्रेरित किया, एक व्यक्तिगत साहस का परिचय दिया। गदर दल की पहल पर बहुत सारे प्रवासी भारतीय वो भारत भी लौटे और उन्होंने लोगों से जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि लोगों का जन समर्थन उनको नसीब है वो नहीं हुआ। ब्रिटिश सीआईडी की अति सक्रियता के चलते उनकी योजना का पर्दाफाश हो गया और आंदोलन जो जिस तारीख को गठित होना था उससे पहले सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की खामियों की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में क्या है, जोश था, उत्साह था, लेकिन जैसा गदर दल के क्रांतिकारियों को और उत्तरी अमेरिका में बसे हुए जो विभिन्न प्रकार के सक्रिय जो राजनेताओं को वो इस बात का वो अंदाजा ही नहीं लगा सके। उन्होंने सोचा था कि भारत में जैसे ही पंजाब पहुंचेंगे, पंजाब के लोगों की समस्याएं हैं उत्तरी अमेरिका की, और पंजाब के लोगों का व्यापक जन समर्थन मिलेगा। और उनको ये भी लगा था, उनको एक गलतफहमी हो गई थी कि भारत की जो ब्रिटिश आर्मी है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार बैठी है, बस उन लोगों को जगाने की जरूरत है। तो उन्होंने संगठन ना कोई संगठन खड़ा किया, ना उस तरह से उनका कोई नेतृत्व था। जब आंदोलन शुरू होने वाला था, आंदोलन की बात करते ही लाला हरदयाल का सहयोग समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो क्रांतिकारी जो आए वो उन्होंने जो क्रांतिकारी आए उनकी योजना का समय से पहले पर्दाफाश हो जाता है। तो आंदोलन की खामियां ये थी कि एक तो वो भारत के लोगों की नब्ज का सही से आकलन नहीं कर सके और उनको जो यहाँ का व्यापक जन समर्थन है वो नहीं मिल सका।
इसके अलावा 1914-15 ईस्वी का जो भारत है 1905-6 ईस्वी के भारत जैसा नहीं था। अब यहाँ पर कड़े जो कठोर ब्रिटिश कानून है वो लागू कर दिए गए थे। भारत रक्षा कानून के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसी भी प्रकार की विद्रोही गतिविधि है उसको स्वीकार करने की स्थिति में ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी। तो ये आंदोलन की कुछ खामियां, लेकिन फिर भी इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता है जो दिखाई देती है वो ये है कि जो गदर आंदोलन है या गदर क्रांतिकारी उत्तरी अमेरिका में जो बसे हुए जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर पंजाब के लोग थे, पंजाब के सिख लोग थे। लेकिन इन सिखों ने कभी भी अपनी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों में, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने गुरुओं के उपदेशों को अपनी रणनीति का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने उनके आंदोलन में हुसैन रहीम जैसे व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति भी शामिल थे। और गदर आंदोलन की ये सबसे बड़ी विशेषता है, जहां पर बंगाल के गर्मपंथी जो बंगाल में विभाजन हुआ और उसे स्वदेशी आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू हुआ, गर्मपंथियों की गतिविधि जहां उन्होंने हिंदी प्रतीकों का इस्तेमाल किया जिससे मुस्लिम अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिला। लेकिन गदर आंदोलन अपनी पूरी प्रकृति में वो लोकतांत्रिक प्रकृति वाला रहा, ये समतावादी रहा, धर्मनिरपेक्ष नारों का उसने इस्तेमाल किया और किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को उभारने का कोई प्रयास है उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि भारत की समस्याओं का वास्तविक समाधान है देश दुनिया में तभी हो सकता है जब भारत से राजनीतिक गुलामी का आवरण है वो हटा दिया जाए। तो ये आंदोलन की विशेषता थी, इसका धर्मनिरपेक्ष जैसे कि चरित्र है। और बाद में इस आंदोलन से, और वो समाजवादी प्रकृति के लोग थे, वो सामाजिक समानता में विश्वास रखने वाले लोग थे, गदर आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति। और बाद में इस आंदोलन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के वो जैसे कि सूत्रधार बने, भारत में कम्युनिस्ट गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया, जैसे कि सोहन सिंह बाकना है, बरकतुल्ला खान है, या भाई परमानंद रामचंद्र जैसे लोग हैं, उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन की अगुवाई की। और कम्युनिस्ट आंदोलन की भारत के इतिहास में विशेषता रही है कि धर्मनिरपेक्ष चरित्र और समतावादी चरित्र इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को ये एक बहुत बड़ी धरोहर थी ये गदर आंदोलन की। आगे की राह के रूप में देखें तो गदर आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश शासन को सतर्क कर दिया और इससे उस समय की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो एक तरह से विभाजन का दंश झेल रही थी उसको एक प्रेरणा मिली। भारत का जो जनमानस जो सोया हुआ था वो कहीं ना कहीं उद्वेलित हुआ कि ये जो प्रवासी लोग हैं उन्होंने इस दास्ता के दर्द को विदेशों में महसूस किया, वो यहाँ पर आकर के कुछ करना चाहते हैं। तो भारत की जो युवा पीढ़ी है भले ही उन्होंने उसका साथ नहीं दिया हो, लेकिन बाद में गदर आंदोलनकारी और क्रांतिकारी है उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बने। और पंजाब में एक प्रकार से बाद में हम देखें जैसे भगत सिंह है, उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके बीच भी, उनके तत्व भी हम कहीं ना कहीं गदर आंदोलनकारियों की दूरदर्शिता और उनकी रणनीति में हम देख सकते हैं। तो आगे की राह के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष चरित्र प्रदान करने में, भारत में किसान आंदोलनों को जन्म देने में, मजदूरों की समस्याओं को उठाने में। और इसके अलावा गदर आंदोलनकारियों का एक लक्ष्य था कि अगर हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो भारत में गणतंत्र जैसे गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित सरकार की स्थापना करेंगे। तो ये लोग अपनी मूल राजनीतिक दर्शन में गणतंत्रवादी थे, लोकतंत्रवादी थे, धर्मनिरपेक्ष चरित्र वाले थे, समतावादी समाज का स्थापना करना चाहते थे। तो ये इनकी राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बड़ी योगदान है और इनको बहुत बड़ा इनकी देन है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न ये ही हो सकता है कि कामागाटामारू क्या था। कामागाटामारू एक जहाज का नाम था, या उत्तरी अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसके पीछे कारण क्या थे। या तारकनाथ दास है, जीडी कुमार है, रामनाथ पुरी के पत्र और संगठनों के बारे में पूछा जा सकता है, लाला हरदयाल के बारे में पूछा जा सकता है, गुरदीप सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, या भारत में गदर आंदोलन है वो असफल हो गया, वो क्यों हुआ, रास बिहारी बोस का नेतृत्व किस प्रकार का था, किस दिन विद्रोह की तारीख तय की गई। तो इस गदर आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन को जैसे कि क्या योगदान है, इसकी क्या देन रही है, इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो गदर आंदोलन है वो उन प्रवासी भारतीयों की जो समस्या थी, वो प्रवासी भारतीयों की समस्या भारत में एक सशस्त्र क्रांति को जन्म देने में का एक विचार था उनके मन में भारत में आकर के। तो ये सशस्त्र क्रांति का जो विचार था वो गदर दल के नाम पर और गदर अखबार के नाम पर ये गदर क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे, इसलिए गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में गदर आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो
तो आप सीधा मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कल फिर एक नए बिंदु के साथ मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।